हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सिकंदरा कुमार रेलवे चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यूनानी आक्रमण। ठीक है, यूनानी आक्रमण। पहला नंबर क्वेश्चन में आपका है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो ये नंद वंश के शासन था उस समय। क्वेश्चन आंसर करवाने से पहले आप यूनानी आक्रमण के बारे में समझ लीजिए पहले। ठीक है, चलिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा सारस द्वितीय के शासनकाल था। कुरुश अथवा सारस द्वितीय जो है हखामनी साम्राज्य की स्थापना किया था। जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हखामनी साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, तो कुरुश अथवा सारस द्वितीय। दारा प्रथम के शासनकाल में 3 अभिलेख प्रचलित था, बेहिस्तून, पारसी पोलिस और नक्श रुस्तम। और ये जो 3 अभिलेख है, ये तीनों में भारत पारसिक संबंधों के विषय में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, दारा प्रथम के साम्राज्य के अनुसार 23 प्रांतों का उल्लेख जो है बेहिस्तून अभिलेख से प्राप्त होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हेरोडोटस के अनुसार भारत जो है दारा साम्राज्य का 20वां प्रांत था। हेरोडोटस इतिहास के पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है हेरोडोटस लिखे हैं, 5वीं शताब्दी में लिखे हैं, ये भी आप याद रखिएगा। टेशियस कौन था? तो टेशियस ईरान के एक राजवैद्य था। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। खरोष्ठी नामक नई लिपि का जो जन्म हुआ था वो भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में हुआ था। और खरोष्ठी नामक नई लिपि है, ये ईरानी आर्मेइक लिपि से उत्पन्न हुई है। फारसी 2 मुद्रा है, एक स्वर्ण मुद्रा और दूसरा रजत मुद्रा। स्वर्ण मुद्रा को डेरिक कहा जाता था, जबकि सिगलोई जो है रजत मुद्रा को कहा जाता था। ईरानी सिक्के जो सिगलोई है ये पश्चिम उत्तर प्रांत में प्रचलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए। महापन्नन जो है नंदवंश के संस्थापक माने जाते हैं। और संख्या जो है इनकी उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। किसकी? नंदवंश के। ठीक है, इस वंश यानी नंदवंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद था, और इसी के समकालीन जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। ठीक है, घनानंद को यूनानी लेखक ने अग्रिमिश कहा है और जेनेफोन ने उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति कहा है, याद रखिएगा। ठीक है, घनानंद का एक सेनापति था जिसका नाम क्या है? भद्दसाल है। ठीक है, क्या नाम उसका है? भद्दसाल। अब आते हैं सिकंदर के बारे में। ठीक है, तो सिकंदर जो है मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया से भारत आए थे। ग्रीक भी बोला जाता है, यूनानी भी बोला जाता है। ठीक है, सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कि 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। वो जो है हखामनी साम्राज्य के समाप्त कर दिया, विध्वंस कर दिया, और उनके मन में भूत सवार हो गया कि हमें जो है पूरा विश्व विजेता बनना है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि पूरा विश्व का 5% जो है वो जीते भी थे। ठीक है, चलिए। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय है। इनकी माता का नाम ओलंपियस है। क्या है? इनकी माता का नाम ओलंपियस है। और इनको अन्य नाम भी है जिसे अलेक्जेंड्रिया क्या बोला जाता है? अलेक्जेंडर तृतीय कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, अलेक्जेंडर तृतीय कहा जाता है। इनका एक पुत्र है जिसका नाम अलेक्जेंडर 4 है। क्या है? अलेक्जेंडर 4 है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सभी आप याद कर लीजिएगा, आपको नया नया मिलेगा। ठीक है, चलिए। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रुखसाना। क्या नाम है? इनका 2 पत्नी थी, एक का नाम रुखसाना है, दूसरा का नाम क्या है? अष्ट्रेलता। क्या नाम है? अष्ट्रेलता। ठीक है, अष्ट्रेलता द्वितीय कहा जाता है। क्या नाम है? अष्ट्रेलता द्वितीय। और सिकंदर और अष्ट्रेलता द्वितीय से जो पुत्र हुआ उसी को अलेक्जेंडर 4 कहा गया। क्या कहा गया? अलेक्जेंडर 4 कहा गया। ठीक है, चलिए अब पढ़िए इनके बारे में। हखामनी साम्राज्य के ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व में बसंत ऋतु के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए निकला था। यानी पूछा जाता है कि भारत अभियान सिकंदर कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए। लगभग 2 वर्षों तक अभियान इनका रहा था और 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पाटल से यूनान की ओर प्रस्थान किया था। अभी जो है प्रस्थान यहाँ 325 ईसा पूर्व में किया था, लेकिन इससे पहले जो घटना घटा था इनके बीच में वो देख लीजिए। जब सिकंदर भारत आक्रमण करने के लिए आ गया था तो जिस क्षेत्र से पहले तक्षशिला में आए थे, तो तक्षशिला का शासक था जिसको आभी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आभी। और आभी जो है ये देशद्रोही था। इन्होंने सिंध का जो राजा था उस समय पोरस था। पोरस से दुश्मनी चलता था आंभी को, और आंभी जो है सिकंदर के साथ में मिल गया था। और मिलने के बाद दोनों सिकंदर और आंभी जो है मिलने के बाद जो है पोरस के साथ में आक्रमण किया था। पोरस के बारे में जानकारी आप ले लीजिए। ठीक है, पोरस देखिए, पोरस का जो शासनकाल है
वो 340 ईसा पूर्व से 317 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और पोरस, इनका जो एरिया था, इनका एरिया पंजाब से, आधुनिक जहां पंजाब है, ठीक है, आधुनिक पंजाब से लेकर के पाकिस्तान के सिंध तक, ठीक है, उनका एरिया था। और नदी की बात किया जाए तो झेलम नदी से चेनाब नदी तक इनका एरिया था। ठीक है, झेलम से चेनाब नदी तक एरिया था। ये किस वंश के थे? तो ये सूरसेन वंश के माने जाते हैं। सूरसेन वंश को यानी यदुवंशी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? यदुवंशी माने जाते हैं। ठीक है, चलिए और इनके बारे में देख लीजिए। इनके राजधानी था लाहौर। राजधानी कहाँ था उस समय? राजधानी जो था लाहौर था। मेघा अस्तनेस के अनुसार उनकी जो ध्वज था, यानी पोरस का जो ध्वज था, उसमें कृष्ण विद्वान रहते थे। ठीक है, ऐसा माना जाता है मेघा अस्तनेस के अनुसार। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार और अन्य इतिहासकार के अनुसार वो जो है सूरसेन यानी यदुवंशी माने जाते हैं। चलिए, तो एक महाप्रतापी राजा थे वो। तो आम्बी जो है पोरस को पूरा बता दिया, पोरस के बारे में सिकंदर को पूरा बता दिया, जानकारी ले लिया। तो सिकंदर जो है सोचने में पड़ गया कि पहले सोचा सिकंदर ने कि उनके साथ में संधि किया जाए। ठीक है, तो संधि करने के लिए खुद वो दूत बनकर उनके राज में गए थे। लेकिन पोरस ने उन्हें पहचान लिया कि ये सिकंदर है जो दूत बनकर के आया है। वहाँ पर कुछ नहीं कहा। ठीक है, और उन्होंने संधि करने से इनकार कर दिया, क्योंकि देश के प्रति जो प्रतिनिष्ठा था पोरस को बहुत ही अधिक था। ठीक है, उन्होंने बोला कि मैं मित्रता नहीं करूँगा, युद्ध लड़ूंगा। ठीक है, तो वहाँ से जो है आम्बी और सिकंदर मिल करके और पोरस के साथ में युद्ध करता है, और बहुत ही वीरतापूर्वक जो है पोरस युद्ध किए थे। ठीक है, और यूनानी लेखक जो है कुछ पोरस के बारे में बताते हैं कि वो हार गए थे। ठीक है, लेकिन वो जो है उनके वीरता से प्रभावित हो गए, और सिकंदर जो है प्रभावित होकर के उनको वीरता से, यूनानी लेखक के अनुसार में कहा जाता है कि पोरस की हार हुई थी, लेकिन उनकी वीरता से प्रभावित होकर के सिकंदर जो है जो भी जीता था वो उनके वापस लौटा दिए थे। और उसी समय से उन्होंने भारत में प्रवेश नहीं किया, और वो वापस 325 ईसा पूर्व में लौट गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में देख लीजिए यहाँ पे। तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है जो उस समय पंजाब तथा सिंध प्रदेशों में विद्वान था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में यहाँ से देख लीजिए। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक ऐसा गणराज्य था जिसकी राजधानी मशक थी। देखिए यहाँ पे भारत में वीरता की कमी नहीं थी। सबसे पहले जो है उसे पोरस से भेंट हुआ, लेकिन पोरस से भेंट होने के बाद सबसे ऐसा कहा जाता है कि भारत में ही कुछ देशद्रोही था। अब जैसे आम्बी था, आम्बी जो है सिकंदर के साथ मिल गया, और मिलने के बाद पोरस को कमजोरी बता दिया। ठीक है, तो जब अपने में कुछ होता है तो अपने किसी के साथ में दूसरे के साथ में मिल जाता है, तभी उसको आप पराजित कर सकेगा। ठीक है, तो आम्बी जो है मिल गया था, और मिलने के बाद जो है सिकंदर पोरस के साथ में युद्ध करके पोरस को पराजित किया था। लेकिन भारत में बहुत और शक्तिशाली छोटे छोटे गणराज्य थी, जैसे अश्वक थी। ठीक है, अश्वक जो है इसकी राजधानी कहाँ थी? मशक थी। और ऐसा कहा जाता है कि ठीक है, अश्वक एक ऐसा गणराज्य था कि यहाँ के सारे पुरुषों के तो बोला था, अश्वक को बोला गया था कि आप भी हमारे साथ में संधि करिए, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं संधि नहीं करूंगा, अपने देश के लिए प्राण दे दूंगा, लेकिन संधि नहीं करूंगा। ठीक है, तो अश्वक जो है सारे पुरुष वहां के लड़े थे, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। और ऐसा कहा जाता है कि अश्वक एक ऐसा गणराज्य थी जहाँ के पुरुष को जब हत्या कर दिया था, तो वहाँ क्या किया था कि सिकंदर के विरुद्ध युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक के मारे जाने के बाद स्त्रियों ने भी शस्त्र धारण किया था। याद रखिएगा। ठीक है, स्त्री भी वहाँ शस्त्र धारण किए थे, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत की घाट उतार दिया था, और स्त्री जब शस्त्र उठाए थे तो सारा स्त्रियों को भी सिकंदर मार दिया था। ठीक है, चलिए पुरुष यानी पोरस का राज झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया था, और उसकी वीरता से प्रभावित होकर के सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। उसे अपना राज और कुछ नए इलाके प्रदान किए थे। सिकंदर ने 2 नगर को बसाया था, एक का नाम निकैया, दूसरा का नाम बौकेफेला। क्या? बौकेफेला। देखिए सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुकेफेला। और बुकेफेला को कौन मारा था? तो ये राजा पोरस के बड़े भाई जो है बुकेफेला के हत्या कर दिया था। ठीक है, तो निकैया और बौकेफेला और एक जगह और है सिकंदरिया, ये 3 स्थान जो है सिकंदर ने बसाया था। निकैया को अभी वर्तमान में विजयनगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विजयनगर बोला जाता है। सिकंदरिया को अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है, जो सिंध नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सिंध नदी के तट पर सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया भी उसे कहा जाता है।
बौकेफेला नगर जो है ये झेलम नदी के तट पर है। किस नदी के? झेलम नदी के तट पर, ठीक है। और हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है जब सिकंदर पोरस के साथ में युद्ध हुआ। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट में देख लीजिए, 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, यानी उनकी जो सेना है थक जाता है और कहीं कहीं पोरस से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। उनके मन में आता है कि विश्व विजेता का सपना जो है धीरे धीरे चूर हो जाता है, ठीक है। 323 ईसा पूर्व में लगभग सिकंदर का मृत्यु हो जाता है और सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिम भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश था उस समय, निकैया, बौकेफेला और सिकंदरिया वो स्थापित किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए, व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में अलुकु शैली के सिक्के ढाले गए हैं। किस शैली के? अलुकु। सिकंदर की मृत्यु जो है उनके कैसे होती है? तो सिकंदर का जो मृत्यु होती है उनके तबीयत खराब हो जाने के कारण हो जाता है। किसके कारण? तबीयत खराब हो जाने के कारण उनका मृत्यु हो जाता है। और उनकी मृत्यु पर 3 बातें जो उन्होंने कहे थे, क्या कहे थे कि सबसे पहले जब हम यानी कि मरेंगे तो मेरा हाथ जो है बाहरी खाली हाथ छोड़ देना। यानी इससे क्या पता चलता है कि इंसान न कुछ लेकर के आया है और न कुछ लेकर के जाएगा, यानी खाली हाथ आया और खाली हाथ ही जाएगा। दूसरा कहा था कि जब हम मरेंगे तो मरने के बाद जो है, मरने के बाद जो उनको बचाने वाले थे उस समय क्या थे, जब बीमारी होता है ना तो औषधि वगैरह जो भी है, अभी वर्तमान में डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, वर्तमान में डॉक्टर कहते हैं, उन्होंने कहे थे कि जब हम मरे थे तो हमारे बचाने वाले, ठीक है, जिसको वर्तमान में अभी क्या कहते हैं, डॉक्टर, बचाने वाले हमारा कंधा देगा, ठीक है, ताकि दुनिया को पता चले कि जो बचाने वाले हैं वो खुद नहीं बचा पाए, ठीक है, जो बचाने वाले थे वो खुद नहीं बचा पाए, उससे पता चलेगा आपको, वही मेरा कंधा देगा, ठीक है। तीसरी बात कहते हैं कि जब हम रास्ते में जाएंगे तो खूब सारे दौलत, सोना, चांदी लुटा देना, ताकि ये पता चला कि मरने वाले जो हैं उनको पैसा, सोना, चांदी कुछ नहीं बचा सकता है, ठीक है। इस तरह से 3 बात वो दिए थे और उससे जो है लोगों को बहुत प्रभावित भी हुए हैं। चलिए अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। नंबर 1 क्वेश्चन में कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में किस राजवंशों के शासक था? तो उत्तर भारत में नंद वंश के शासक था। नंद वंश की कौन सा शासक था? अंतिम शासक था, जिसको बोलते हैं घरानंद। और घरानंद की एक सेनापति थी, उसको क्या नाम है? भद्रशाल। ये भी याद रखिएगा, क्या नाम है? भद्रशाल। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? तो कौन सा था? घरानंद था। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देख लीजिए, तीसरा नंबर में कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। 325 ईसा पूर्व में जो है भारत उन्होंने छोड़ दिया था। और देखिए और में कहा गया है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय था ही नहीं, ठीक है। तो ए सही हो जाएगा, परंतु आर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसमें मिला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो याद रखिएगा मशक। कहाँ की? मशक। अश्वक गणराज की राजधानी मशक थी और यहाँ के जब पुरुष को हत्या कर दिया था तो यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र उठाया था। हालांकि सिकंदर ने स्त्रियों को ब्राह्मणी तरह से मारा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है। 5 में कह रहा है कि भारत की सफलता निम्नलिखित कारणों से थी। मतलब भारत में जो सिकंदर की सफलता के कारण क्या था? तो देखिए भारत में सिकंदर के सफलता के कारण था, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। उसकी फौज बेहतर थी, यह भी बात सही है कि उनकी जो फौज थी बेहतर थी। तीसरा में उसे देशद्रोही शासक से सहायता मिला था। बिल्कुल है, देशद्रोही शासक से ही वो सहायता मिला था, जैसे आम्भी जैसा राजाओं जो है उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। वह एक अच्छा प्रशासक था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में अच्छा प्रशासक की कमी नहीं था उस समय। उन्होंने जो है केंद्रीय सत्ता नहीं था और उनकी फौज भी बेहतर थी। और उससे ज़्यादा तो तकलीफ हुआ उनको देशद्रोही के, जब देशद्रोही को उनको सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो देशद्रोही को सपोर्ट मिलने के मतलब आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, परंतु 4 गलत है। 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है उस भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो उनका नाम पुरु यानी पोरस है, ठीक है। और इनके बड़े भाई जो था उनके घोड़ा को बुक्केफेला को हत्या कर दिया था। 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो सिकंदर के साथ में जो भारत नहीं आया था वो कौन था? डायमेकस। ये डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में आया था, ये भी याद रखिएगा। निर्याकस, सिकंदर का जल सेनापति का नाम था निर्याकस। सिकंदर का दोस्त भी था इनको, ठीक है। और सेलुकस निकेटर उनका राजदूत था। ये सब याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये टॉपिक जो था बहुत छोटा था, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन इसमें से आता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।